everyone, welcome back to my channel. Today I am going to start with the second part of aggregate demand and aggregate supply chapter. इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो गो एंड वॉच दैट फर्स्ट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेकेंड पार्ट. क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये इंटर रिलेटेड है. अगर आपको वो फर्स्ट टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो आपको दूसरा टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आएगा. तो गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट to have a better understanding of this portion. In this video, we are learning about consumption function और उससे related concepts. ये मेरा जो चैनल है रियल एजुकेशन, ये completely educational based videos तक limited है. और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो go and subscribe it first to get a notifications of the new updates whatever I do. So let's get started with our topic. So before going further, let's revise what all things we have learned in the previous video. पहले तो हमने लर्न किया था अबाउट एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय. एक जो भी चारों सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, वो कौन सी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाहते हैं इन अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसे हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड. इसको अपन ने लर्न किया था कि एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो इक्वल टू C plus I. The formula is written here. इसका अपन ने शेड्यूल और डायग्राम लर्न किया था. इसके बाद हमने लर्न किया था एग्रीगेट सप्लाई के बारे में. सो एग्रीगेट सप्लाई मीन्स टोटल सप्लाई ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई. जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं इकोनॉमी में, वो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करना चाहते हैं एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में इकोनॉमी में, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई. मैंने आपको ये भी बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होती है और इसका फॉर्मूला होता है C plus S. सो एग्रीगेट सप्लाई विच इज ऑल्सो इक्वल टू Y नेशनल इनकम इज इक्वल टू C plus S. तो इसका भी शेड्यूल डायग्राम से हमने इसे डिटेल में लर्न किया था. सो इन दिस टॉपिक वी आर लर्निंग कंजम्पशन फंक्शन. कंजम्पशन फंक्शन का क्या मतलब होता है? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इन द इकोनॉमी. इनकम और कंजम्पशन में रिलेशन होता है. क्या रिलेशन होता है? जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे वो अपना कंजम्पशन भी बढ़ाते हैं, खर्चे भी ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं. तो बेसिकली कंजम्पशन और इनकम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एज द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस. पर कीन्स ये कहता है कि अगर इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो सही, लेकिन कभी भी जितनी स्पीड से इनकम बढ़ती है उस स्पीड से कंजम्पशन नहीं बढ़ता है. इसे हम साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कीन्स भी कहते हैं कि व्हेन द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द टू. लेकिन कंजम्पशन के इंक्रीज करने की स्पीड इनकम के इंक्रीज करने की स्पीड से कम होती है. सो हियर यू कुड सी कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. इसको अपन शेड्यूल से अंडरस्टैंड करते हैं. पहले यहाँ पे आप देख रहे हो इनकम का शेड्यूल है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है. 0, 100, 200, 300, 100 से इंक्रीज हो रहा है. उसके बाद ये कंजम्पशन का शेड्यूल है. कंजम्पशन का शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है 40 से और उसके बाद ये 80 से इंक्रीज हो रहा है. अब आप इसमें देख रहे हो कि इनकम तो फास्ट बढ़ रही है और कंजम्पशन धीरे बढ़ रहा है. बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे बढ़ रहा है उसकी स्पीड. ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ऐसा ही होता है, हमारी इनकम फास्ट बढ़ती है और हमारा कंजम्पशन धीरे बढ़ता है. उसके अलावा जब इनकम 0 थी तब भी हम कंज्यूम कर रहे हैं. तो मैंने आपको ये भी पहले बताया था पुराने वीडियो में कि हमारी जो इनकम अगर 0 भी हो जाती है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई इमरजेंसी कंडीशन में, तब भी हम लोग कंज्यूम करते ही करते हैं. तो कंजम्पशन कभी 0 नहीं होता. तो वो हम कंज्यूम कैसे करते हैं? अगर हमारी इनकम नहीं है तो अपनी पास्ट सेविंग्स से करते हैं. तो हमारी सेविंग्स को हम यूटिलाइज करते हैं. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने सेविंग का शेड्यूल भी बना रखा है. तो जब इनकम 0 थी तब 40 रुपीज़ का कंजम्पशन था. तो ये 40 कहाँ से हो रहा था? सेविंग यूटिलाइज हो रही थी. तो सेविंग अपनी -40 हो गई. पहले जितनी भी थी उससे -40 हो गई क्योंकि 40 रुपीज़ हमने कंज्यूम कर लिए. उसके अलावा हमने देखा कि अपना इनकम 100 हो गई, तब हमारा कंजम्पशन था 120. तो इनकम तो कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है, तो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहे हैं? ये हम सेविंग से कंज्यूम कर रहे हैं. तो हमारी सेविंग 20 रुपीज़ से नेगेटिव हो रही है. फिर एक लेवल आया जब हमारी इनकम और कंजम्पशन बराबर हो गया. जितनी हम इनकम अर्न कर रहे हैं उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं. तो सेविंग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ना तो सेविंग ऐड हो रही है ना सेविंग सब्ट्रैक्ट हो रही है. जैसी थी वैसी है. 0 मीन्स दैट. और इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं, जब कंजम्पशन और इनकम बराबर होता है और सेविंग 0 होती है. ब्रेक इवन पॉइंट.
उसके बाद अगर हम देखें तो इनकम अपनी बढ़ रही है लेकिन कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अब कंजम्पशन कम है और इनकम ज़्यादा है। तो अगर हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे सपोज 400, हमारी इनकम 400 है और हमारा कंजम्पशन 360 है, तो इसका मतलब हम 40 रुपीज़ बच रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इनकम और कंजम्पशन का शेड्यूल बनाएंगे सिंक में। इसका अगर अपन डायग्राम देखें तो आप ये देख रहे हो कि इनकम का कर्व है 45 डिग्री लाइन, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वाई दिस इज अ 45 डिग्री लाइन। और आपका ये कंजम्पशन का कर्व है जो जीरो से ना स्टार्ट होके कोई पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, सी से। ओके, तो जब जीरो लेवल पे जितना भी कंजम्पशन हो रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब ये भी इनकम भी इंक्रीज हो रही है और कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में आप देख रहे हो कि कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है। तो दैट मीन्स हम लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और हमारे पास उतने पैसे हमारी अर्न हम उतना कर नहीं रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा जो कंजम्पशन हो रहा है, ये आप ट्राइंगल सा देख रहे हो, ये कहाँ से हो रहा है, ये सेविंग यूटिलाइज हो रही है जो कि अपन यहाँ पे कर रहे थे। उसके बाद एक लेवल आया, इनकम भी बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, तो ये जीरो हो गया, सेविंग जीरो हो गई। दैट मीन्स हमारी कंजम्पशन जितना हम अर्न कर रहे हैं उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं, सेविंग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद हमारी इनकम फास्टर बढ़ रही है और कंजम्पशन थोड़ा सा धीरे बढ़ रहा है, तो हमारे पास बचने लग गया सा थोड़ा बहुत, और वो हम क्या करने लग गए, सेविंग करने लग गए। तो आपने देखा कि यहाँ पे सेविंग पॉजिटिव हो गई। सो दिस वे वी कैन ड्रॉ एंड शो द कंजम्पशन एंड इनकम कर्व इन सिंक। सो इन दिस टॉपिक वी आर लर्निंग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करें तो टेंडेंसी टू कंज्यूम, मतलब कि हमारी जो भी इनकम है इकोनॉमी में उसमें से हम कितना कंजम्पशन करते हैं। इनकम के दो पार्ट होते हैं, कंजम्पशन और सेविंग। या तो हम कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं अपने इनकम को। तो इनकम में कितना पोर्शन हम कंज्यूम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन। तो इनकम का वो प्रपोर्शन जो हम कंज्यूम करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम दो टॉपिक्स के अंडर लर्न करेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑल्सो नोन एज एपीसी। अब इसके ज़्यादा आप वो देख के घबराओ मत, इसके बस टेक्निकल पार्ट समझते जाओ। इट इज़ वेरी सिंपल, वंस यू विल लर्न एंड रिवाइज इट, इट इज़ वेरी सिंपल। आप यहाँ पे देख रहे हो कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अपन लर्न कर रहे हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज अ प्रपोर्शन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम में से हम कितना टोटल कंज्यूम कर रहे हैं, कितना प्रपोर्शन ऑफ इनकम हम कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फॉर्मूला होता है C/Y, कंजम्पशन अपॉन इनकम। इसको अगर अपन शेड्यूल से देखें तो ये अपना वही इनकम का शेड्यूल, कंजम्पशन का शेड्यूल, और कंजम्पशन को इनकम से हम डिवाइड करते जाते हैं तो एपीसी आ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंजम्पशन 40 है, इनकम 0 है, नॉन डिफाइंड है, इन्फिनिटी है। उसके बाद यहाँ पे कंजम्पशन 120 है और इनकम 100 है, तो 120 अपॉन 100 विच इज 1.2। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम इस तरह से मेजर करेंगे। अब इसको मैं आपको, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं वो मैं आपको डायग्राम से रिलेट करके एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपको ये लर्न हो जाए, समझ आ जाए अच्छे से, ताकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो लर्न करने में। इसको आप ध्यान से देखिए कि कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे अपन ये डायग्राम पे आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इनकम का कर्व है और ये अपना कंजम्पशन का कर्व है, जो कभी जीरो नहीं होता, पॉजिटिव क्वांटिटी से स्टार्ट होता है, जो कि अपन इस शेड्यूल में भी लर्न किया था। इनकम स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इट इंक्रीजेस, बट कंजम्पशन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव क्वांटिटी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो इनिशियली क्या हो रहा है कि अपना कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है। कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे भी अपन ने शेड्यूल में देखा है कि कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है, तो अपना एपीसी क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। क्यों ग्रेटर देन 1 आ रहा है, क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है, न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो एपीसी अपना आ गया ग्रेटर देन 1। तो इनिशियली अपना एपीसी ग्रेटर देन 1 होता है। उसके बाद अगर अपन फर्दर चलते हैं तो आप देख रहे हो कि कंजम्पशन और इनकम बराबर हो गया, सी और वाई आर इक्वल। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि सी और वाई इक्वल है, तो सी और वाई इक्वल होते हैं तब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बराबर है, तो एपीसी आता है 1। फर्दर अगर अपन चलते हैं तो इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है। इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम, मींस न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर ज्यादा, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी। तो यहाँ आप देख रहे हो न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो C इज लेस देन Y, तो वैल्यू वुड बी लेस देन 1। तो इनिशियली एपीसी जब C ग्रेटर देन Y था तब तो ग्रेटर देन 1 था, फिर जब C इक्वल टू Y हुआ तो एपीसी क्या हो गया, 1।
व्हेन सी इज लेस देन वाई तब एपीसी क्या हो गया, लेस देन 1। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एपीसी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है ना। आप देखो यहाँ पे इनकम बढ़ रही है और एपीसी पहले 1.2 फिर 1 फिर 0.9 और फिर 0.9 फर्दर 90। तो इस तरह से जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एपीसी फॉल हो रहा है। तो बेसिकली इस डायग्राम के थ्रू हमने एपीसी की 4 प्रॉपर्टीज लर्न करी हैं। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट एपीसी इज ग्रेटर देन 1 व्हेन एपीसी इज ग्रेटर देन 1 सी इज ग्रेटर देन वाई। जब सी आपका वाई से ज्यादा होता है तब एपीसी ग्रेटर देन 1 होता है। देन एपीसी 1 कब होता है, जब सी इज इक्वल टू वाई पॉइंट पे। तो जहां पे सी इक्वल टू वाई है वहां पे एपीसी इक्वल टू 1 है। देन एपीसी इज लेस देन 1 व्हेन सी इज लेस देन वाई। और जब सी वाई से कम होता है तो एपीसी लेस देन 1 होता है। उसके बाद एपीसी फॉल्स एज इनकम राइजेस। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एपीसी फॉल होता है। एपीसी कैन नेवर बी जीरो। एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है एपीसी का कंजम्पशन वो कभी जीरो नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। और जब तक आपका न्यूमरेटर जीरो नहीं होता है तब तक वो वैल्यू जीरो नहीं होती है। तो एपीसी कैन नेवर बी जीरो। तो इस तरह से ये हमने 4-5 प्रॉपर्टीज एपीसी की लर्न कर ली विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम डिनोट करते हैं एमपीसी से। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, कि कितना प्रपोर्शन में कंजम्पशन चेंज होता है जब हमारी इनकम चेंज होती है। तो दैट मीन्स डेल्टा सी, डेल्टा मीन्स चेंज, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज एमपीसी। लेट्स सी इट्स शेड्यूल ऑल्सो, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद शेड्यूल ऑल्सो। यहाँ पे वही इनकम का सेम शेड्यूल है, कंजम्पशन का वही शेड्यूल है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने डेल्टा सी डेल्टा वाई लिखा हुआ है। डेल्टा सी मीन्स चेंज इन कंजम्पशन। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कंजम्पशन 40 से स्टार्ट है, देन 120, देन 200। तो फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं आया, सेकंड में कितना चेंज आया, 120 माइनस 40 80, देन 200 माइनस 120 80। तो इस तरह से हमने चेंज इन कंजम्पशन निकाल लिया विच रिमेन सेम, क्योंकि हम कंजम्पशन कर्व को एक कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज कर रहे हैं, 80 से इंक्रीज कर रहे हैं। तो चेंज इन कंजम्पशन 80 रहेगा। देन चेंज इन इनकम ऑल्सो वी हैव फाउंड। कैसे निकाला, ये आप देख रहे हो 100 माइनस 0 दैट इज 100, देन 200 माइनस 100 दैट इज 100। अब आप अपन यहाँ देख रहे हैं कि चेंज इन इनकम भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम हमने फाइंड आउट कर लिया। एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो हमने देखा 80 अपॉन 100.8, देन 80 अपॉन 100.8। तो आप देख रहे हो कि एमपीसी यहाँ पे बाई चांस कांस्टेंट है। अब एमपीसी को हम स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आपको अपन ने, अगर आपको ध्यान हो तो आपने माइक्रो में लर्न किया था कि किसी भी चीज का, किसी भी कर्व का स्लोप कैसे मेजर होता है। उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या शो कर रखा है, कंजम्पशन, और एक्स एक्सिस पे इनकम। तो दैट मीन्स चेंज इन वाई एक्सिस मीन चेंज इन सी एंड चेंज इन एक्स एक्सिस मीन चेंज इन income, delta y. So that's why delta c upon delta y is also known as slope of consumption curve. तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्कर कि what do you mean by slope of consumption curve, which is MPC. MPC is delta c upon delta y. MPC की प्रॉपर्टीज और फीचर्स भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैं बोल रही हूँ अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लर्न बाद में करेंगे, पहले समझ में आना चाहिए। अब इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि MPC is greater than 0 and less than 1. The value of MPC vary from 0 to 1. MPC की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आती है। That means वो 0 से कम और 1 से ज़्यादा नहीं होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। सपोज एक पर्सन की इनकम है 100 रुपीज़, अब उसकी इनकम हो गई 150। तो जब उसकी इनकम 100 थी तब वो 80 रुपीज़ का कंजम्पशन करता था। तो जैसे उसकी इनकम हुई 100 से 150, उसने अपना कंजम्पशन बढ़ा दिया 80 से 130। तो दैट मीन्स कि उसकी इनकम बढ़ी 50 रुपीज़ से 100 to 150, और उसने कंजम्पशन बढ़ाया भी 50 से 80 to 130। तो दैट मीन्स एमपीसी क्या आएगा, चेंज इन कंजम्पशन भी 50, चेंज इन इनकम भी 50, एमपीसी वुड बी 1। तो एक्सट्रीम केस में एमपीसी 1 आएगा, जब जितना लोग इनकम बढ़ रही है लोगों की इकोनॉमी में, उतना ही लोग खर्चे बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा दूसरा केस अपन लेते हैं, जब उसकी इनकम बढ़ी 100 से 150
और उसका कंजम्पशन पहले 80 था, अभी भी 80 रहता है, बढ़ाता ही नहीं है वो अपना कंजम्पशन। दैट मीन्स उसकी इनकम तो बढ़ गई पर उसने कंजम्पशन नहीं बढ़ाया, जितनी भी इनकम बढ़ी वो उसने क्या कर लिया, सेव कर लिया। तो बेसिकली चेंज इन कंजम्पशन 0 एंड चेंज इन इनकम 50, इस केस में एमपीसी आ जाएगा 0/50। सो बेसिकली जो एक्सट्रीम केसेस हैं उस केस में एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 आ सकती है, लेकिन जनरली वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रहती है, क्योंकि हम जितने रेट से इनकम बढ़ा रहे हैं हमारा कंजम्पशन उससे कम रेट से बढ़ता है, जो कि हमारी साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कीन्स अपन ने लर्न किया था। वो ये कहता है कि हमारी इनकम जिस रिस्पेक्ट से बढ़ रही है कंजम्पशन हमेशा उससे कम रेट पे बढ़ता है। तो हमारी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हम कंजम्पशन बढ़ा तो रहे हैं लेकिन उसकी रेट कम है, तो चेंज इन इनकम इज ऑलवेज मोर देन चेंज इन कंजम्पशन। तो इसलिए एमपीसी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सो एमपीसी वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1। उसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। एमपीसी की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ग्रेटर देन 1? हमारी जितनी इनकम बढ़ रही है उससे ज्यादा रेट पे हम कंजम्पशन नहीं बढ़ाते हैं। अगर हमारी इनकम 50 से इंक्रीज हुई तो हम कंजम्पशन 60 या 70 से नहीं बढ़ाएंगे, तो इसलिए कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा। डेल्टा सी इज ऑलवेज स्मॉलर देन डेल्टा वाई। उसके बाद जो थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी है ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कब ये 0 होगा और कब ये 1 होगा। तो इस तरह से ये सारी अपन ने एमपीसी की प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स भी लर्न करनी है। नाउ इन दिस टॉपिक वी आर लर्निंग कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन। तो कंजम्पशन फंक्शन तो लर्न कर लिया हमने कि कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू इनकम, उसको हमने 2 हेडिंग्स के अंदर लर्न किया है, एपीसी और एमपीसी। अब हम उसकी इक्वेशन भी लर्न कर रहे हैं, तो दैट मीन्स जो कंजम्पशन का कर्व है उसकी इक्वेशन। अब जो भी कंजम्पशन का कर्व है जो कि मैंने डायग्राम में शो कर रखा है, आप देख रहे हो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, सी बार से। जब इनकम 0 होती है तो उस मिनिमम लेवल पे जो कंजम्पशन होता है उसे क्या बोलते हैं, सी बार। तो दैट मीन्स कंजम्पशन इक्वेशन भी अपनी सी बार से स्टार्ट हो रही है। सी बार मीन्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन जो कंजम्पशन के बढ़ने की टेंडेंसी है वो डिपेंड करती है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी मैंने आपको बताया था कि एमपीसी क्या होता है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, स्लोप है। तो दैट मीन्स ये फ्लैटर बनेगा कि ये थोड़ा सा स्टीपर ऊपर को बनेगा, ये डिपेंड करता है एमपीसी पे। सो एमपीसी इज ऑल्सो रिटन हेयर, एमपीसी को हमने बी से डिनोट किया है यहाँ पे, तो बी एंड एमपीसी इज वन ऑफ द सेम थिंग। तो सी बार मीन्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन से स्टार्ट हुआ और इसके स्लोप आगे कैसा होगा वो डिपेंड करता है एमपीसी पे। अब इसका वैसे तो बहुत लॉन्ग एक डेरिवेशन भी है मैथमेटिकल, लेकिन वो आपको लर्न नहीं करना है, आपको बस इक्वेशन समझ में आनी चाहिए कि ये कैसे आगे चल रही है। तो दैट मीन्स कंजम्पशन की इक्वेशन है सी बार प्लस बी वाई, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इंटू वाई। इसका अपन एक न्यूमेरिकल एप्लीकेबिलिटी भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक एग्जाम्पल ले रखा है मैंने। If C bar is equal to 100 and MPC equal to 0.5, then consumption function equation is C is equal to 100 plus 0.5y. C bar मतलब autonomous consumption 100 है और MPC 0.5 है। तो इसमें अपन ने वैल्यू पुट करी इस वाली इक्वेशन में, तो C bar की जगह अपन ने 100 पुट कर दिया और B मतलब MPC की जगह अपन ने 0.5 पुट कर दिया। तो दिस इज द कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन in this case. Okay, so here from this consumption equation this consumption function equation we are deriving the value of consumption. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये y ले रखा है और ये क्वेश्चन ये है कि y की वैल्यूज गिवन है और आपको c निकालना है। सो बेसिकली y की वैल्यूज आर गिवन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100 है और उसके बाद हमने इस वाले इक्वेशन में y की वैल्यू एक एक पुट करते जाएंगे और कंजम्पशन की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो पहले y की वैल्यू 0 थी, तो अगर ये वाला 0 हो जाती है वैल्यू तो ये 100 हो गया, तो कंजम्पशन अपना क्या है 100। देन y की वैल्यू अगर अपनी 100 थी तो दैट मीन्स 100 प्लस 0.5 इंटू 100, तो 100 प्लस 0.5 इंटू 100 मीन्स 50, तो 100 प्लस 50 दैट इज 150। देन देखते हैं y इज इक्वल टू 200 है, 200 पुट कर दो तो 0.5 इंटू 200 दैट मीन्स 100, तो 100 प्लस 100 दैट इज 200। तो इस तरह से हम c की वैल्यू डेराइव कर सकते हैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर करके। सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट कंजम्पशन फंक्शन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट एपीसी, एमपीसी और कंजम्पशन की इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम यही सारे कॉन्सेप्ट सेविंग फंक्शन के रिलेशन में भी लर्न करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो काइंडली लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।